बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व है जो ब्रह्मा कुमारी से 56 ईयर से जुड़ी हुई है। आप हैं ब्रह्मा कुमारी दिव्या प्रभा दीदी जी। आप नॉर्थ मुंबई से आई हुई हैं। वर्तमान समय में आप ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग्स के चेयरपर्सन हैं। आप 250 से भी अधिक गीतों के ब्रह्मा कुमारी के जो गीत होते हैं उसके बनाने के निमित्त भी बनी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जैसे आप 56 वर्ष अपने आध्यात्मिक यात्रा के आज पूर्ण किए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि जीवन में पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके लिए मुझे जी जो मैंने अपने जीवन में अपनाया जी। है कि एक तो है धैर्यता, धीरज। कई चीज़ों में जब हम जल्दीबाजी करते हैं, उतावलापन करते हैं, तो हम कहीं सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और जल्दीबाजी में कई कार्य भी हमारे बिगड़ते हैं। कई बार शब्दों में गड़बड़ हो जाती है जल्दी से बोलने में, और व्यवहार के अंदर भी कई बार कोई नाराज हो जाए ऐसा व्यवहार भी हो जाता है क्योंकि हम जल्दीबाजी में है। इसीलिए कोई भी बात हो तो धैर्यता, धीरज रखना बहुत ही जरूरी है। और साथ साथ पॉजिटिविटी लाने के लिए मैं ये सोचती हूँ कि जो भी बात हमारे सामने है जी ना, तो उस समस्या या कोई परिस्थिति, कोई बात किसी व्यक्ति की है, तो उसके चिंतन में न जा कर के उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसका समाधान क्या हो सकता है, वो हम सोचे तो हमारा माइंड है ना स्टेबल रहेगा। पर दीदी उस सिचुएशन में ईगो बहुत हर्ट होता है। हाँ। ऐसा लगता है कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तब मैं उसके गुण कैसे देखूं। तब मैं ये सोचती हूँ कि जब आजकल के समय में तो ईगो किसको नहीं है जी सभी को है, और वो अपने ईगो के द्वारा ही अपनी पर्सनालिटी को दूसरों के सामने रखना चाहते हैं। वंडरफुल, ऐसे ही होता है दीदी। हाँ, ऐसे होता है। लेकिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान होने के कारण हम ये समझते हैं कि इन सब चीज़ों के अभिमान ये सब टेम्पररी है। फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ, देखिए ये सब टेम्पररी है। कार्य में आगे बढ़ना अलग चीज है जी। लेकिन उसका अभिमान रखना, वो अभिमान हम समझे कि उससे हम आगे बढ़ेंगे नहीं, अभिमान से तो और ही हम नीचे गिरते जाते हैं ना। क्योंकि जितना ईगो से हमारा व्यवहार रहेगा तो उससे कई लोगों को हर्ट होगा ना, और मेरे से रिलेशन में कट ऑफ होंगे। वो आज समझो कि मेरा बिजनेस है और क्लाइंट है, उनके साथ में ईगो से व्यवहार करूंगी, दोबारा ये बिजनेस मेरे साथ नहीं करेगा तो मुझे क्या हुआ, लॉस। हाँ। नुकसान मुझे हो जाएगा और वो दूसरी जगह से वो चीज़ को वो खरीदेगा। और आजकल ऐसा है कि कितनी भी अच्छी चीज़ हो, आपका माल अच्छा हो, सब अच्छा हो, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं हो, आपने ईगो में आकर के उनके साथ यदि बातचीत की या व्यवहार किया तो वो आपके माल को कितना भी अच्छा छोड़ देगा। और कहीं दूसरी जगह से है ना, वहाँ तक कि पेशेंट को भी हम देखते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं, यदि उन्होंने समय दिया नहीं या सही ढंग से उनकी बात उन्होंने समय दे के सुनी नहीं और तरीके से बात नहीं की, तो वो डॉक्टर हमें नहीं चाहिए, कितना बढ़िया क्यों ना हो, एकदम सही, कितना फेमस क्यों ना हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो मेरे साथ नम्रता से बातचीत करे, प्रेम से बात करे, मेरी बात को सुने, समझे। लोग आज ये चाहते हैं। और भले फिर आपके पास इतना एजुकेशन और डिग्री न भी हो, मैंने देखा है वहाँ पर, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है। सच में दीदी ऐसा होता है। इसलिए
ईगो तो क्या करता है, हम समझते मेरी प्रगति हो रही है, नहीं, मेरी बिजनेस में, मेरे रिलेशनों में कमी आते आते मैं कहाँ जा कर के पहुँचूंगी, इतना बड़ा लॉस होगा। वंडरफुल, बहुत सुंदर दीदी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई हमको बार बार रिजेक्ट कर रहा है और मैं बार बार उसको माफ़ कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अनाप शनाप शब्दों का उपयोग भी करते हैं कि ये तो जैसे ढीठ है, ये तो जैसे इसको तो अंदर कुछ है नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट। तो अब क्या करें फिर? समझो कि इस प्रकार का व्यवहार हमें बार बार रिजेक्ट करते हैं, तो हम फिर कनेक्शन इतना नहीं रखेंगे, दूरी बना करके उनसे रखेंगे। और देखा है कि आप कुछ समय जरा उनसे कट ऑफ हो ना, तो फिर उनको रियलाइजेशन भी आती है। हाँ, करेक्ट है। कि भाई मेरी इस वजह से मैंने बार बार रिजेक्ट किया, अभी देखो वो मेरे सामने आती नहीं है, व्यक्ति मेरे से बात नहीं करती है, ये नहीं होता है। तो फिर जब छोड़ देते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन उनको होता है, इसलिए थोड़ा दूरी बना लेनी चाहिए, तो उनको वैल्यू होगी, आवश्यकता उनको फील होगी, तो अपने आप में फिर वो क्षमा मांगते हुए आएंगे। कई बार ईगो तो क्षमा न भी मांगे, लेकिन किसी न किसी तरह से फिर आपके साथ रिलेशन जोड़ना वो चाहेंगे। दीदी जैसे कि आपने बोला क्षमा, हाँ। तो दुनिया में ये भी बहुत कठिन हो गया, बहुत ज़्यादा कठिन। इसके कारण मैं समझती हूँ आधे लोग जेल में हैं। हाँ। तो क्या ऐसा आप लोग गुण अपनाते हैं जो आप लोग सभी को माफ़ कर देते हैं? न क्षमा, एक तो ये है कि आध्यात्मिकता में कहा है कि क्षमा इस जीवन का बहुत बड़ा आभूषण है। वो आपके एक श्रृंगार है, और क्षमा करने वाला वो कर सकता है कि जिनकी दिल विशाल हो, जिनका दिल बड़ा हो। सबके बस की भी बात नहीं है कि वो क्षमा कर सके दीदी, जैसे लेकिन बड़ी दिल होती है तो वो क्षमा कर सकते हैं। जैसे कि आजकल मैं घर परिवारों में देखती हूँ, सास बहू रहते हैं, तो सास को लगता है कि ये झुके, और बहू को लगता है आप बड़ी हो, आप झुको। वहाँ पे इतना मन मुटाव हो जाता है, और एक घर में रह के दोनों बात भी नहीं करते। तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या किसको सच में अपनाना चाहिए आपके हिसाब से? अभी देखो, कोई भी चीज़ होती है, जब दो व्यक्ति के बीच में अनबन हुई, तो कोई एक के समझने से कार्य नहीं होगा, दोनों को समझना पड़ेगा। बहुत बहू को भी अकेली बहू समझे और सास समझे ही नहीं, वो इस प्रकार का व्यवहार करते रहे कि जो उसको मानसिक तकलीफ हो, तो वो रिलेशन बना रहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए दोनों को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी और एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा जी। कहाँ कुछ हमें छोड़ना भी पड़ेगा न, त्याग भी करना पड़ेगा, और कुछ फिर हमें देना भी उनको पड़ेगा, तब वो रिलेशन वो ठीक है ना, किए जा सकते हैं। सुबह नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि पति पत्नी थे, आपस में उनका अनबन हो गया था। धीरे धीरे अनबन इतनी बढ़ती गई, मारपीट ये वो सब होता रहा, और उसके कारण फिर पत्नी समझने लगी कि भाई अभी मुझे डाइवोर्स लेना है। वहाँ तक कि सुसाइड के विचार भी आते हैं, डाइवोर्स लेने की बात आ गई थी। लेकिन बाई चांस वो शाम तो थे ही उसी के कारण, तो सेंटर पर आए ना। पहले भाई ने ज्ञान सुना, फिर हमने कहा कि भाई आपकी वाइफ को भी ले आओ। दोनों अलग अलग टाइम पर आते थे, अलग अलग कोर्स करते थे। वहाँ तक कि उसकी वाइफ अपने रिलेटिव के पास चली गई थी, लेकिन वहाँ से किसने कहा तो वो यहाँ कोर्स करने, और उसके हस्बैंड को किसने बोला तो वो कोर्स करने। दोनों कोर्स करते करते फिर आपस में हमने दोनों को बिठा के बातचीत करवाई, और दोनों ने ज्ञान को जब अंडरस्टैंड किया तो उनके अंदर चेंज आया, और फिर दोनों साथ में रहने लग गए, और आज बहुत ही अच्छे से दोनों रह रहे हैं।
और ज्ञान में भी चल रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। जैसे बहुत अच्छा आप बता रहे हैं दीदी। जैसे हमारे शो का नाम ही है द न्यू वुमन, तो महिलाओं में जैसे पहले की महिलाओं के कंपैरिजन में आज तो हम कर ही नहीं सकते। तो कौन से ऐसे 3 गुण आप बताएंगे जो हर महिला को, मैं कहूँ उनके आभूषण के रूप में उन्हें इस्तेमाल करना ही चाहिए? जैसे हम समझते हैं कि हमारी लाइफ एक नई बने ने, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि एक तो है सहनशीलता का गुण, क्योंकि आजकल महिलाओं को उसकी बहुत ही आवश्यकता है। एक समय था कि जो महिलाओं में इतनी सहन शक्ति थी कि एक बारी वो शादी करके वहाँ गई, फिर जो भी हो, जैसा भी हो, कोई भी तकलीफ हो, लेकिन ये था कि जीना मरना वहाँ है। ऐसी सहनशीलता कहाँ से आया था ऐसा सहनशीलता? हाँ, इतनी क्योंकि परिवार के प्रति प्यार, दूसरा था कि माँ बाप ने हमको जो संस्कार दिया है ना, कि कुछ भी हो तो वहाँ आपको अपने जीवन को, उन परायों को अपना समझ के जीना है, आपके हैं समझ के जीना है, वो भावनाएं थी। और पहले की माता पिताओं की शिक्षाएं भी अलग थी ना। तो दीदी आप, मैं ये समझती हूँ कि अभी के माता पिता ज़्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब ऐसा है? हाँ, ध्यान क्या, आजकल माता पिता ज़्यादा करके ध्यान महिलाओं की पढ़ाई करे, मेरी बेटी, उसी में ध्यान। उस संस्कारों का सिंचन चाहिए ना, वो बहुत ही कम हो गया है। और माँ बाप से शिक्षाएं भी इस तरह की मिलती है कि बेटा शादी कर, तू जा, और तेरे को नहीं जमे तो कोई बात नहीं, तू आ जाना। पहले के लोग कहते थे कि भाई मरो तो भी वहाँ। अभी के लोग कहते हैं कि नहीं, अपने पैर पर तो खड़ी है, कमा तो लेगी, तो घर आवे तो माँ बाप को प्रॉब्लम तो दीदी मैं 1-2 जगह ऐसे सुनी और देखी भी कि उसकी बेटी वापस आ गई तो बैंड बाजे में पिता लेके आ रहे थे उनको। तो उनको तो खुशी हो रही है कि कमाने वाली बेटी है, यहाँ आ गई, हाँ, बुढ़ापे में वो हमारी सेवा भी करेगी, कमाएगी। तो अपने बेनिफिट को देखते हैं, वो शिक्षा नहीं देते कि कुछ भी हो तो बेटा तो सहन करना, या तो उसका कुछ सॉल्यूशन लाएंगे, लेकिन तेरे को जीना रहना वहाँ है। इस प्रकार की आजकल शिक्षा भी नहीं जी दीदी, मैं समझ, और संस्कार भी नहीं। हाँ, मोबाइल एक ऐसा समझू वस्तु बन गया है कि लड़ाई होने से पहले एक बार फोन कॉल जाता है, फिर लड़ाई के बाद जाता है, फिर उनसे ही एडवाइस लेते हैं करना क्या। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। 6 महीना 1 साल में समझती हूँ लगता होगा माता पिता को पता चलने में कि बेटी कैसी है। तो दीदी जैसे मैं बहुत सारी अपने दोस्तों को भी देखती हूँ, कई बार अगर माता पिता सहयोग नहीं करते ना, तो वो उनको भी बताना छोड़ के अलग घर लेके, और या तो बहुत सारा उल्टे कदम भी उठाती है। तो फिर इस सिचुएशन में फिर ऐसे में कैसे चलेगा? मतलब फिर लाइफ कहाँ की भी नहीं रहती है ना, माँ बाप की तरफ लाइफ नहीं, यहाँ की लाइफ, वो लाइफ फिर एक भटकने वाली, बुद्धि भी भटकती है, तन भी उनका भटकता है। लेकिन फिर एक समय आता है कि जो उनको लॉनलीनेस बहुत लगती है, फिर कहीं और जगह पर अपने गलत रिलेशन जोड़ करके, संबंध जोड़ करके, अपनी भूख को, अपनी प्यास को बुझा करके वैसे ही जीते रहते हैं। फिर एंड बहुत खराब हो जाता है उसी के अंदर, अंत बड़ा खराब। फिर कोई उनका नहीं ऐसा उपयोग किया, फेंक दिया। तो पहला जैसे आपने गुण बताया धैर्यता, सहनशीलता, और ऐसे दूसरा जो आपने कहा सासू बहू के वो झगड़े, तो क्या होती, अपेक्षाएं बहुत। सासू को बहुत बहू से अपेक्षाएं बहुत, बहू को है सासू से अपेक्षा बहुत। और आजकल का एक कारण ये है कि बहू क्या करती है, जॉब करती है,
फिर सासू समझे कि आकर के वो खाना भी बना दे, फिर घर की सारी जिम्मेवारी। अभी उसके पास खरीदारी का टाइम एक संडे के दिन मिलता है, बाकी टाइम नहीं मिलता है। जी। तो घर का जितना ध्यान देना चाहिए, चाहे सफाई हो कि बाकी चीज़ों के लिए, उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। और सासू को अपेक्षा रहती है कि भाई ये सब कुछ देखे, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अपेक्षा पूरी नहीं हुई ना सास की। और फिर सास बहू को होता है कि भाई मैं आऊँ तब सब कुछ घर में ठीक होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो तो कोई रखते नहीं है। मेरे पास आई थी ऐसी एक केस। जी। तो उसने कहा, क्योंकि कमाई उसकी बहुत अच्छी थी, तो उसने कहा कि भाई एक कुक को रख लेते हैं हम, लेकिन सास तैयार नहीं है। उसके कारण इनकम अच्छी है तो उसे प्रॉब्लम नहीं है, सुबह शाम भाई कुक आवे, सर्वेंट आवे, ये काम करके जाए, वो काम जाए। और आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपको जो हेल्प चाहिए, एक फुल डे के लिए भी एक व्यक्ति आपके संभाल के लिए रख लूँ। जी। लेकिन उनको होता है कि नहीं, मेरे बेटे ने शादी की है, वो हाँ, आई ऐसा ही चल रहा है हर घर में दीदी। तो उसको ही करना चाहिए और वो ही करे। और इसीलिए डाइवोर्स तक बात आई है। अब क्या, और हो भी जाता है। हाँ। तो आप क्या ऐसे लोग हमें सुन रहे हैं, उनको आप क्या ऐसा सॉल्यूशन देंगे कि उनके घर में डाइवोर्स नहीं हो? इसीलिए क्या है, मैंने कहा ना कि दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड, सासू को भी समझना होगा कि भाई व्यक्ति इतनी जॉब करके, और बॉम्बे में तो ट्रेन में इतने धक्का तो कितनी भीड़ में से व्यक्ति आता है, जी। थका हारा, मेंटली फिजिकली थका हुआ होता है, तो उसको रेस्ट की जरूरत है। तो भाई चलो, हमें जो चाहिए वो सुविधा तो वो व्यक्ति दे रही है ना, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। जी। ना, वो एक्सेप्ट ना हमारे लिए कुछ करे ही नहीं तो प्रॉब्लम है। जी। लेकिन हमारे लिए सारी सुविधा कर रही है तो फिर सही है दीदी, वो मैं समझती हूँ। तो फिर झगड़ा नहीं होगा। हाँ, पहले ही शादी से पहले ही ये सब बात कर लिया जाए, तब लंबा रिश्ता टिक सकता है। इसलिए अभी मैंने देखा था कि महिलाओं की भी है कि कन्या की शादी करनी थी, तो और आज तो बहुत फ्रैंक है बोलने में। एक लड़के ने उनको बुलाया था अपने घर में, तो पहले ही आके सीधा, अभी तो सगाई भी नहीं हुई है, मिलने आई थी, लेकिन पहले ही बता रही है कि मैं किचन में काम नहीं करूँगी और घर की जिम्मेवारी मैं नहीं उठाऊंगी। बाप रे। करना है तो शादी करे, न करना हो वंडरफुल तो न दीदी। करे। अभी वो समय है। अब बताओ ऐसी कन्याओं का क्या होगा? तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे फिर? इसीलिए कि अपने आप में देखो, मोल्ड करने की शक्ति तो रखनी पड़ेगी। चाहे हम अपने घर में, माँ बाप के घर में रहे, मैं तो कहूँ कि चलो आपको न रख लो, खाना बनाने वालों को रख लिया, लेकिन कभी खाना बनाने वाला बीमार हो गया, कभी वो छुट्टी पर चला गया, तो जाएगा जी, और करना पड़ेगा ना। अपने माँ बाप के पास रहो तो भी वहाँ भी तो वो एडजस्टमेंट आपको, न भाई होंगे भाभी होंगे, तो आप इस प्रकार की बातों को तो अपने घर में भी नहीं चला सकने वाले हो। तो वहाँ आप मोल्ड होके चलोगे, चलेगी, फिर यहाँ क्यों नहीं चलना है मोल्ड होके? ये व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वहाँ हम चला लेंगे, तो फिर यहाँ आज भाई भाभी के साथ रहो और आप कुछ न करो, कुछ हिस्सा तो करना ही पड़ेगा जी। कुछ तो कार्य करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं करो तो वो तो वहाँ भी रिश्ते टूटेंगे, फिर अकेला ही रहने का समय आ जाएगा। बहुत। इसलिए एडजस्ट दोनों तरफ से, कैसा सिचुएशन है उस हिसाब से कहाँ किसको एडजस्ट करना है, चलाना है। क्योंकि पहले की महिलाएं हैं वो जॉब नहीं करती थी तो घर को पूरा संभाल लेती थी। हाँ दीदी। अभी तो पति की नेचर को भी संभालो, तो सास को संभालो, ननद को संभालो, वो और वो कहती थी कि
अगर मैं पियर जाती हूँ तो फिर ये लोग बाहर से खाना मंगवा लेते हैं और कर लेते हैं। मैं यहाँ होती हूँ तो ये नहीं करते हैं, तो ये क्लेश बढ़ता है। वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरी बेटी है, उसको तकलीफ ना हो, तो इनके प्रति, बहू के प्रति वो भावना नहीं रहती है कि भी उसकी तकलीफ ना हो, उसका भी हमें सोचना चाहिए। वो भाव नहीं है तो फिर मनमुटाव होता है। बहुत सुंदर दीदी आपने बताया। मैं समझती हूँ एडजस्टमेंट पावर एक ऐसा पावर है जो पूरे दुनिया को, जैसे आप लोग परिवर्तन कर रहे हैं, वो तो रही एक छोटे से परिवार की परिवर्तन की बात, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने सुना सहनशीलता का गुण। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर की एक पावर है। आप सामने वाले को समझ के, मैं समझती हूँ आज के हमारे एपिसोड से आपने सीखा कि एडजस्टमेंट पावर, सामने वाले को देख के आप खुद में एडजस्ट करेंगे, फिर सामने वाला ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना शुरू कर देगा। मैं समझती हूँ आज के हमारे बातचीत से दीदी ने बहुत सारे ऐसे गुण बताए हैं जो संबंधों में मधुरता ला सकता है। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।